माइशल डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में पंचायती राज संबंधी संवैधानिक प्रावधान 73वां संवैधानिक संशोधन भाग 2 पार्ट 2 के अंतर्गत प्रथम पार्ट में हम पंचायती राज का अर्थ और उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसके नेक्स्ट स्टेज के बारे में, इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में, इसकी क्या उपलब्धियां रही और क्या कमियां रही और उसके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की शुरुआत को एक ऐतिहासिक घटना माना गया। पंचायती राज संस्थाओं से अधिक प्रशंसा बहुत ही कम संस्थाओं को प्राप्त हुई है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ मौलिक एवं क्रांतिकारी है। इसी प्रकार प्रोफेसर रजनी कोठारी के शब्दों में भी इन संस्थाओं ने नए स्थानीय नेताओं को जन्म दिया जो भारत में आगे चलकर राज्य और केंद्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञ इन संस्थाओं को समझने लगे हैं। अब वे राज्य विधानमंडल के बजाय पंचायत समिति और जिला परिषदों को तवीज देने लगे हैं। इन संस्थाओं ने देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण, सामाजिकरण तथा ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जन हिस्सेदारी में वृद्धि करके गाँव में जागरूकता भी उत्पन्न की है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में क्या उपलब्धियां और क्या सफलताएं रही। सर्वप्रथम, समझ का विकास। पंचायती राज संस्थाओं में गांव में राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समझ का विकास हुआ है, जिसके कारण ग्रामवासी इन संस्थाओं में सक्रिय सहभागिता के लिए आकर्षित हुए हैं। अधिकारों के प्रति चेतना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में व्यक्तियों के बीच जनतांत्रिक मूल्यों के विकास से अधिकारों के प्रति जागृति चेतना बढ़ी है। अपने मताधिकार चेतना से सामान्य चेतना को विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। नेक्स्ट, गांव में भौतिक विकास। पंचायती राज व्यवस्था ने न केवल ग्रामवासियों के मानसिक विकास में योगदान दिया बल्कि गांव के भौतिक विकास में भी कारगर भूमिका निभाई, जिससे गांव में परिवहन, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे सामान्य ग्रामवासियों के जीवन स्तर में आंशिक सुधार भी आया है। इसी प्रकार शिक्षा में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत ने साक्षरता का प्रतिशत ही नहीं बढ़ाया बल्कि गांव के व्यक्तियों के विचारों व मूल्यों में परिवर्तन के लिए भी कार्य किया है। इसी प्रकार सामाजिक बुराइयों का समापन भी किया है। पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद गांव में सामाजिक बुराइयों के समापन के लिए एक वातावरण पैदा हुआ है, जिसके अंतर्गत मृत्यु, भोज, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा तथा महिला अत्याचार जैसी सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य किया है। पंचायती राज के कारण अब गाँव की अवहेलना करना आसान कार्य नहीं रह गया। गाँव के पिछड़े वर्ग में चेतना आई। गांव की स्त्रियां भी राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेने लगी। गांव को जागरण राज्य स्तर की राजनीति पर दबाव डालने में सक्षम हुआ है। जातिगत, धर्मगत और अन्य प्रकार के हित स्थानीय दबाव समूह के रूप में प्रकट होने लगे। दबाव समूह की राजनीति अब नगरों की बपौती भी नहीं रह गई। ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में भी नई जानकारी मिली। पंचायती राज नई मांगों को जन्म देकर गांव को आगे बढ़ा रहा है। गांव वालों में आत्मविश्वास की भावना भी इससे जागृत हुई और उनकी स्थिति सुधारने के लिए भाग्य भरोसे न बैठकर कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति भी पनपी है। पंचायती राज के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी सामने आया कि ग्रामीणों के मस्तिष्क से अधिकारों का भय जाता रहा। अंग्रेजी शासन के युग में ग्रामीण नौकरशाही की शक्ति से आतंकित होने वाले ग्रामीण अब ग्रामीण जन प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाकर विश्वास के साथ उनसे अपनी समस्याओं पर बातचीत करने लगे हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज की विफलताएं और समस्याएं भी काफ़ी हैं। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण जनता में नई आशा और विश्वास पैदा करने में भी असफल रही। वस्तुतः जब
तक ग्रामीणों में चेतना नहीं आती तब तक ये संस्थाएं सफल नहीं हो सकती थी। श्री VR कृष्ण अय्यर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस समय जहाँ कहीं भी ग्राम पंचायतें हैं, मृग मरीचिका मात्र है, उनकी हालत दयनीय है। ये सत्ता विहीन सत्ता की हलचल से अधिक कुछ नहीं है। वहाँ कोई केंद्रीकृत लोकतंत्र नहीं है और नौकरशाह उन्माद में डूबे हुए तुच्छ खुशामदी चुने हुए सदस्यों के हुक्म पर ही चलाते हैं। राज्य सरकारें अपने राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर उनकी खानापूर्ति करके कानूनी आड़ लेकर पंचायतों को भंग भी कर देती है। नेक्स्ट, डॉक्टर SM शाह के शब्दों में भी कह सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने का मौन विरोध किया जाता है। यह विरोध मुख्य रूप से दो पक्षों द्वारा किया जाता है, नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व। सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि पंचायती राज संस्थाएं उनके सभी अधिकार ले लेती है। राजनीतिक नेता पंचायती राज संस्थाओं को भावी नेताओं को प्रशिक्षण स्थल समझने के स्थान पर अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं। ये सब सत्ता की राजनीति है, कोई भी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता। पंचायती राज संस्थाओं और नौकरशाहों राजनीतिकों के बीच सहयोग नहीं संघर्ष होता है। हमारे देश में इन संस्थाओं को पर्याप्त धनराशि और कर्मचारी उपलब्ध भी नहीं कराए गए। इसका नतीजा ये भी निकलता है कि ये संस्थाएं असमय ही समाप्त हो गई। ये अपना व्यक्तित्व विकसित नहीं कर सकी, वे आगे नहीं बढ़ पाई, वे अपनी छाप भी नहीं छोड़ सकी, वे दुर्बल कमजोर रही और कुपोषण से पीड़ित भी रही। अतः श्री नरसिंह के कथन बिल्कुल सही है कि पंचायती राज की संस्थाएं पक्षाघात की स्थिति को पहुंच गई है और उन्हें शासन की जन संस्थाएं कहना लोकतंत्र के पूरे ढांचे को मजाक उड़ाना होगा। पंचायती राज का नाम मात्र का अस्तित्व है, ये भी कागज पर और उन चंद लोगों की जुबान पर जिन्होंने वर्षों तक इसकी सफलता के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट, पंचायती राज की इस प्रकार निम्नलिखित विशेषताएं है जो इस प्रकार है। संवैधानिक प्रावधान का अभाव। देश के स्वतंत्र होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, लेकिन यह संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करने में विफल रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन संस्थाओं के ढांचे और उनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं था। पंचायती राज संस्थाएं राज्य सरकारों और उनके नौकरशाही तंत्र की दया पर निर्भर रही। नौकरशाही संस्थाएं हमेशा ग्रामीण संस्थाओं के अधिकारों को छीनने के लिए तत्पर रहती है। नेक्स्ट, सामाजिक इच्छा शक्ति का अभाव। पंचायती राज की दूसरी समस्या या विफलता उन संस्थाओं के साथ अधिकारों को बांटने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव रहा है। भारत में सभी राजनीतिक दल पंचायती राज संस्थाओं तक सत्ता के केंद्रीकरण पर समर्थन करते हैं। व्यवहारिक रूप में गंभीर रूप से कभी ऐसा विचार विमर्श नहीं हुआ जिसके राजनीतिक दलों की सत्ता विकेंद्रीकरण की इच्छा का परिचय मिले। इसमें विशिष्ट वर्ग को ही लाभ मिला। पंचायती राज संस्थाएं उन्हीं कार्यों को करने में रुचि लेती है जिनके लिए सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाता है। उस अनुदान का लाभ गांव के प्रभावशाली और समृद्ध लोगों ने ही उठाया है। अतः पंचायतें एक वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति करने तक ही सीमित रह गई। इससे वर्ग संघर्ष की स्थिति भी पैदा हुई। नेक्स्ट, सामाजिक पिछड़ापन। ग्रामीण लोगों का सामाजिक पिछड़ापन भी इन समस्याओं की एक मूल जड़ है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सामंती प्रवृत्तियां विद्यमान है। ब्याजखोरी, जातीय और सांप्रदायिक टकराव तथा सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावहीन रहने के लिए और भी सहायक सिद्ध होता है। दलगत राजनीति। पंचायती राज की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति है। पंचायतें राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। पंचायतें में छोटी छोटी बातों को लेकर भी लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं और दलबंदी होती है और बहुत सा समय लड़ने झगड़ने में ही निकल जाता है। यदि हमारे राजनीतिक दल पंचायतों के चुनाव में हस्तक्षेप करना बंद कर दें तो पंचायतों को गंदी राजनीति के दलगत से भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या पंचायती राज समस्याओं के सामने शुरू से रही है। इन संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या तो दिए ही नहीं गए या फिर जो भी दिए गए हैं वह अर्थ शून्य है। फलस्वरूप राजकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ता है। अतः आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत पंचायती संस्थाओं को दिए जाने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके।
अशिक्षा और निर्धनता की समस्या। अशिक्षा और निर्धनता ग्रामीणों की विकट समस्या है। उसके कारण ग्रामीण नेतृत्व का विकास नहीं होता और ये अपने संकीर्ण दायरों से भी ऊपर उठ नहीं पाते। नेक्स्ट, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम। गत 2 दशकों में ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रम लागू किए गए, लेकिन इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास में केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई। प्रशासनिक तंत्र का भी अभाव रहता है। समुचित प्रशासनिक तंत्र के अभाव में ग्रामीण विकास को सौंपे हुए ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम कारगर रूप से लागू नहीं होने के कारण वो सारी पंचायत समितियां पूर्ण रूप से असफल रहती हैं। अतः उपयुक्त समस्याओं के अलावा भी कई अन्य समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि राजनीतिक जागरूकता की कमी, विकास कार्यों की उपेक्षा, प्रशासनिक अधिकारों, निर्वाचित प्रतिनिधियों में सहयोग का अभाव भी इसमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में राज्य के विधानमंडल और संसद सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं से संबंध करने का एक प्रयत्न किया गया। विधानमंडल और संसद के सदस्यों की स्थिति इतनी उच्च होती है कि वे पंचायत राज संस्थाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार इन अन्य सदस्यों की इच्छा को कुचल देते हैं तथा इन संस्थाओं के कल्याणकारी विकास में भी बाधा डालते हैं। विधायकों द्वारा और सांसदों के पास विधायी तथा राजनीतिक काम बहुत अधिक रहता है, इसलिए उनके पास इतना समय भी नहीं होता है कि वे विधायी कार्यों के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को और भी अधिक पर्याप्त ध्यान दे सके। अतः उच्च स्तरीय राजनीतिकों का ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से संबंध होना पंचायती संस्थाओं के हित में नहीं है। उपयुक्त सभी समस्याओं का परिणाम यह हुआ है कि पंचायती राज अपने लक्ष्य तक प्राप्त नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट, अतः हम पंचायती राज की सफलता के लिए, देश के विकास के लिए तभी होगा जब उनकी आत्मा गांव की प्रगति और उनको पंचायती राज की सफलता प्राप्त हो। गांव का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता पर ही संभव है। पंचायतों की सफलता के लिए हम बहुत से सुझाव के बारे में चर्चा कर सकते हैं। उनमें से प्रमुख है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन ढांचे और उनके वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उन्हें मूल रूप से कठोरता से लागू किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त दलगत राजनीति गुटबंदी को समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा पंचायतों को वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए और पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देकर उनको सुदृढ़ और किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मनमाने ढंग से भंग करने के अधिकारों पर भी कानूनी प्रावधान के द्वारा अंकुश लगाया जाना चाहिए। इन संस्थाओं को भंग करने पर उनके चुनाव अधिकतम 6 माह के अवधि में अवश्य ही कराए जाने चाहिए। लेकिन ये प्रसन्नता की बात है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि भंग की गई पंचायतों के चुनाव अधिकतम 6 माह की अवधि में अवश्य ही करा लिए जाएं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रति राज्य सरकारों तथा जिला अधिकारियों का उदासीन होना इनके लिए घातक होगा। राज्य सरकारों, उनके तकनीकी अभिकरणों तथा जिला अधिकारियों को पंचायत राज संस्थाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए तथा उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। जिला अधिकारियों को इन विकेंद्रित प्रजातांत्रिक संस्थाओं के मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करना चाहिए। उन्हें जनता को अधिकतम पहल करने का मौका देने वाले शिक्षकों का कार्य पंचायती राज में करना चाहिए। अधिकारियों को अहंकार व उच्च वर्ग की खोखली धारणाओं को त्याग कर नौकरशाही की पुरानी उच्चता वाली मनोवृत्ति को कम करके पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। नेक्स्ट, पंचायती राज का भविष्य। पंचायतों के बारे में गंभीर शिकायतें है कि उनके कारण हमारे गांव में गहरी और पक्की धड़ेबाजी फैली हुई है। आपसी मनमुटाव, जातिगत और राजनीतिक झगड़ों तथा सांप्रदायिक हिंसा के कारण सरकारी कामों के सामूहिक प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा गांव में धन का दुरुपयोग, सामंतवादी शोषण, महिलाओं के प्रति असमानता, हरिजनों तथा गरीब जनों पर अत्याचार, चुनाव में हेराफेरी जैसी बुराइयों को भी बल मिला। हालांकि देश के अधिकतर इलाकों में इस बारे में इस तरह की आशंका करना अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, किंतु काफी क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली को विफल करने वाले इस प्रकार के लोकतांत्रिक विरोधी तत्व अभी भी मौजूद है।
महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उचित है। गाँव में गढ़वाजी से निपटना कठिन कार्य है। पंचायती राज संस्थाओं के भविष्य के संबंध में कुछ लोगों की आशंकाएं व्यक्त की गई है, लेकिन संस्थाओं का भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है। अतः इस निष्कर्ष के समर्थन में महान अधिवक्ता श्री B.R. कृष्ण अय्यर के विचारों को उद्धृत कर सकते हैं। नेक्स्ट, परंतु इसी आधार पर निर्वाचित शासन की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही सांप्रदायिक जिसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता के आधार पर ऐसा निर्णय करना उचित है। वास्तव में यही तर्क भारत की स्वतंत्रता देने से इनकार करने के लिए भी पेश किया गया था, किंतु क्या हमारे सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक तथा सांप्रदायिक दड़ेबाजी नहीं रही? व्यापक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा जा सकता है। फिर भी एक राष्ट्र के रूप में हमें टेढ़े मेढ़े ढंग से ही सही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए निचले स्तर पर स्वशासन प्रणाली को अस्वीकार करने का कोई उचित कारण नहीं है। निश्चय ही रिश्वतखोरी, पक्षपात, भाई भतीजावाद, जातिवाद और अन्य बुराइयां रहेगी। बेईमानी से सामना होने के इन अनुभवों से ही लोगों को राजनीतिक आंखें खुलेगी। पंचायत हो या देश, उस पर शासन कौन करे इसके अंतिम निर्णायक जनता है, भले ही इस अज्ञानी, निरक्षर, संकीर्ण, नासमझ क्यों नहीं हो। क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो कि एक दल के नेता हैं, विपक्ष के कट्टर विरोधी नहीं होते? क्या कभी कभी अपने विभाग के मामले में अनभिज्ञ नहीं होते? परंतु संसदीय प्रणाली में ऐसे जोखिम तो होते ही हैं। नेक्स्ट, निचले स्तर पर क्रूरताएं, अत्याचार, झगड़ालू तौर तरीके और हमले भी हो सकते हैं। ऊपरी स्तर पर तो इनसे भी अधिक घातक और अधिक भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं, किंतु ये सब छिपा रहता है। परंतु आम आदमी को सत्ता में शामिल करने में बहुत फायदे होंगे। राजनीतिक सक्रियता बढ़ जाएगी, प्रशासन चलाने के लिए अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने लगेंगे और लोकतांत्रिक ढांचा और अधिक मजबूत होगा। अतः पंचायती राज संस्थाओं को भविष्य में बनाए रखना देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, जिनका भविष्य उज्जवल है। नेक्स्ट, थैंक यू।